सर, अगर आपको कोई नया कानून बनाने का मौका मिले या किसी कानून में संशोधन करने का मौका मिले तो आप किस में संशोधन करना चाहेंगे? देखिए, अगर कानून का मौका तो खैर हम क्या ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो काम कर रही है, लेकिन अगर मुझे पूछा जाएगा अगर, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस देश में जो भी गतिविधियाँ चल रही हैं, देश विरोधी कोई भी बात बोले तो उस व्यक्ति के लिए 100% उसे उस कानून के दायरे में उसे सज़ा दी जा सकती है, वो देनी चाहिए। और इस देश में एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। हमारी माताओं बहनों के लिए कठोर कानून बने। हमारी माताएं बहनें आज जो है जिस तरीके से जो समाज में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उस पर भी बड़ा कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो कि आए दिन हमारी माताएं बहनों को जो है लब के उसमें फंसाया जाता है, या जो चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल भी गलत हैं। और किसी भी तरीके की, फिर मैंने कहा है कि कानून में संशोधन हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत सारे कानून के संशोधन करे हैं, चाहे वो 3 तलाक की बात हो, मुस्लिम जो बहनें हमारी हैं तो उनके साथ में किस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। आज मुस्लिम बहनें नरेंद्र मोदी जी को अपना आइडियोलॉजी मांगती हैं, नरेंद्र मोदी जी को अपनी सर आँखों पे बिठा के रखती हैं। मुस्लिम बहनें मतलब उन्होंने, ठीक है कुछ बहनें कहती भी हैं, नहीं भी कहती है, लेकिन उनकी जो एक पीड़ा थी सदियों से चली आ रही थी, उस पीड़ा को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सर, राजनीति में सबसे बड़ी लड़ाई अपनी पार्टी से होती है या विपक्ष से? देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो एक अलग ही आपने वो दे दिया, एक तो नया नारा ही दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी आपस की कभी लड़ाई नहीं होती है, वो एक परिवार होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं संघ पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं, और संघ में यही सिखाया जाता है, ये परिवार। तो जो परिवार होता है, जो भाईचारा होता है, जो एक मतलब अलग चीज़ है उन्हें, क्योंकि संस्कार हमें उसी तरीके के दिए जाते हैं, तो हमारी लड़ाई आपस की तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन हमारी विपक्ष से भी लड़ाई नहीं है। हम तो कहते हैं विपक्ष डेवलपमेंट की बात करे, विपक्ष मुद्दे की बात करे। विपक्ष ने 2014 से लेके आज 2026 चल रही है, आप मुझे बता दो कोई भी ढंग के मुद्दे पे बात करी हो तो बता दो। बालाघाट पे सर्जिकल स्ट्राइक जो होती है, सेनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ये लोग। सेना तो सबकी है ना, लेकिन क्यों? आपको किसने हक दे दिया सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना? किसने हक दे दिया आपको कि जो है वीडियो मांगते हो आप लोग? शर्म नहीं आती इन लोगों को? तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आज इसीलिए विपक्ष, सबको पता है कि विपक्ष कोई विपक्ष नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ गांधी का नाम बना रहे, तो इसीलिए इनकी पार्टी अभी तक चल रही है। नहीं, वरना इनकी पार्टी वैसे तो ख़त्म ही है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये गांधी बना रहे, गांधी शब्द बना रहे इस देश में। वैसे है तो नहीं है इस देश के, लेकिन इस देश में गांधी बना रहे शब्द, तो इसीलिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं लोग। राजनीति में ईमानदारी और जीत दोनों साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल चलती हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लो आप, उनकी जो ईमानदारी है और उनकी जो जीत है वो तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से जो है बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। चाहे वो बंगाल की बात लो, बंगाल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठी कितने थे, और वहाँ की चीज़ें ही अलग थी। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी नहीं। लेफ्टिस्ट ख़त्म हो गए, केरल में थे वो भी ख़त्म हो गए। तो जिनकी जो विचारधाराएँ जो गलत हैं आज वो सब शून्य हो चुके हैं, सबको पता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए थे उससे ज़्यादा जोश में उन्होंने इस देश को संभाला है। जब मुख्यमंत्री वहाँ गुजरात में थे तो गुजरात के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री है तो भारत के लिए इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया। हम सीना चौड़ा करके किसी भी देश में जाए ना तो वो ये कहता है ना, इंडियन, यू इंडियन, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब उस समय जब सरकारें किसी दूसरे दलों की होती थी तो चाइना जैसा तुच्छ देश, पाकिस्तान जैसा तुच्छ देश जिसे ABCD नहीं पता हो, वो हम पर आंखें तानता था, वो हम पर रौब जमाता था। वो आए दिन हमारे देश में घटनाएं होती थी, आए दिन हमारे देश में आतंकवादी आते थे। तो किसके शासन में होता था ये? सबको पता है। कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठिए आते थे, घुसपैठिए भरे पड़े हैं इस देश में। अब उनकी छटनी हो रही है। आप बंगाल में देखिएगा, उनकी छटनी हो ही चुकी है।
तो जिन जिन राज्यों में मैं फिर कहूँगा कि भैया जितने भी घुसपैठी हैं, जितने भी विदेशी ताकतें इनकी हैं, इस देश में बिल्कुल नहीं चलेंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का जो नारा दिया है, आज पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आज पूरा देश, फिर बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ इनकी राज्यों की सरकार है वो भी समाप्त होने वाली है। आने वाले चुनाव जो राज्यों के हैं, पंजाब वगैरह जो भी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और जो इन पे पाप लगा है कांग्रेस वालों का, वो मुझे लगता है कि इस जन्म में तो धुलने वाला नहीं है। अगले जन्म में आपको आना पड़ेगा, तो शायद फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो पाप अभी भी कर ही जा रहे हैं। अभी भी सुधर जाए तब भी तो ठीक है। इस देश की जनता की भलाई की बात अभी भी कर ले तो भी तो ठीक है। मुद्दे की तो इन्हें बात ही नहीं करनी। इन्हें मतलब ये साथ भी नहीं देते। दिक्कत ये है इस देश में। अगर नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता के हित के लिए कोई भी योजना लेके आएंगे तो सबसे पहले अड़ंगा ये डालेंगे कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर राजनीति में सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता है, संगठन है, या नेतृत्व है? देखिए, सबसे पहले तो जनता जनार्दन जो होता है वो हमारे लिए पूजनीय है। और जनता, राजनीति यही होती है कि आप जनता की सेवा कर कितनी रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फिर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता की सेवा करने में लगा रहता है हमेशा 24/7, क्योंकि ये करोड़ों की पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ये। इसमें करोड़ों कार्यकर्ता हैं। आज अन्य दलों में इतने कार्यकर्ता है ही नहीं है। ढूंढते हैं, आ जा भाई मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले, आ जा मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। करना ही नहीं चाहता कोई कि भैया तुम्हारी पार्टी देशभक्त है ही नहीं है, तुम्हारी पार्टी देश के साथ ही नहीं खड़ी। तो ये चीज़ें ना तय करनी पड़ेंगी, ना बतानी पड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी एक विचार से जुड़ी हुई है, जिसकी विचारधारा एक गंगा जल की तरह हो, तो उस पार्टी से कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। तो इसीलिए तो अन्य दलों से भी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अन्य दलों से भी आ रहे हैं, ठीक है, उनका स्वागत है। देखिए ठीक है, हम यही कहते हैं कि देखो सत्ता के लिए मत आना हमारे पास। हमारे पास अगर आ रहे हो, आइए, आपका स्वागत है, लेकिन सेवा के लिए आइए। आप सेवा कर सकते हो तो आओ, आपका स्वागत है। सर आपके ना, मैंने आईडी पर जाकर देखा कि आप कुछ वो सनातनी लड़कों से जुड़े हुए हैं, जैसे अभिषेक ठाकुर हो गया है और वो रिद्धिमा हो गई हैं। आप इन लोगों को सपोर्ट करते हो। क्या लगता नहीं है कि देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं? बार बार हिंदुत्व की आवाज़ उठाना और मुस्लिम को टारगेट करना, दूसरे अन्य समाज को टारगेट करना, सर क्या ये सही है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, जिस धर्म में जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उस धर्म को बचाने का काम करेंगे। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम अपनी पीढ़ी को हम अपने संस्कार दें, हम अपनी पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें, हम अपनी पीढ़ी को सेवा किस तरीके से होनी चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, तो वो संस्कार होते हैं। रही बात है, आपने जो है नाम लिया अभिषेक ठाकुर, रिद्धिमा के, इनके सबके, तो इनका कहना जो है, इनका कहना सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया इस देश में जो चल रहा है, आतंकवादी सोच नहीं चलेगी इस देश में। इस देश में लोगों को सताया जा रहा है, जो भी हमारी बहनों के साथ में जो लव जिहाद हो रहा है वो नहीं चलेगा। तो इसमें गलत क्या है? तो वो लोग खड़े हैं, वो बोलते हैं। तो ये लव जिहाद जो शब्द है वो हमें भी बर्दाश्त नहीं है, हर सनातनी को बर्दाश्त नहीं है ये। सर जैसे आप लव जिहाद की बात करते हो, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। अब जैसे कनिका शर्मा ने शादी करी, सर उसकी अपनी निजी लाइफ है, क्या उसको जीनी नहीं चाहिए? जो सब लोग जाकर उसको टारगेट करें, क्या ये सही था? हम लव के खिलाफ नहीं हैं, हम जिहाद के खिलाफ हैं। जिनकी जिहादी मानसिकता है, जिहादी सोच है, वो इस देश में नहीं चलेगी। आप पाकिस्तान में जाके करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन इस देश में रहोगे तो फिर इस देश की हिसाब से चलना पड़ेगा। इस भारत में रहते हो तो भारत को माता भी बोलना पड़ेगा। इस देश में रह रहे हो तो वंदे मातरम भी बोलना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप जय श्री राम बोलो, हम कहते हैं कि हमारे देश के साथ में जो भी हमारी जो विचारधारा है, भाईचारा को जो नारा देते हैं लोग, तो अगर भाईचारे से रहोगे तो ठीक है, अगर भाईचारा नहीं मानोगे तो फिर हम अपने तरीके से ही करेंगे चीज़ें। जो हमें लगेगा, जो अच्छा लगेगा, हम वो करेंगे। मतलब मार दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, किसने हक दे दिया? एक सूर्या को मार दिया, आपने देखा होगा लोनी में, कि भैया हम बताते तुझे कैसे बकरा हलाल होता है। क्या है ये? क्या इस देश में गो हत्या
चलेगी क्या? हम अपनी माता को कटते हुए देख लेंगे क्या? पर सर जैसे आप ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हो कि गौ हत्या होती है, उसमें तो सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हिंदू लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कौन सा हिंदू है? हिंदू अपनी गऊ को गऊ मानता हो, वो ये सब चीज़ें करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, ना करता होगा, सर करेगा ही नहीं। सर आपने गूगल पर चेक करा, उसमें हिंदू के पास ही है एक कहते वो हमारा हिंदू भाई हो ही नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ कि भाई देखो मेरी बात सुनो, जो इस देश की बात करेगा, जो भी भाईचारे की बात करेगा, जो जिसके संस्कार अच्छे होंगे वो हमारा भाई है, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो। वो हम नहीं कहते, हमने कभी नहीं कहा, लेकिन जिसकी आतंकवादी सोच होगी वो मेरा भाई नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो। हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए हम क्या है, मतलब सबको टारगेट करते हैं? सबका टारगेट थोड़ा ना हमारा। जो हमारे साथ रहेगा, जो हमारा भाई है, बात ख़त्म। क्या मोदी जी को मुस्लिम समाज सपोर्ट नहीं करता? है बहुत लोग वोट करते हैं, खूब करते हैं, अच्छे करते हैं। योगी जी को मुस्लिम समाज सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग हैं इस देश के माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उनके दिमाग में जो ये लोग डालना चाहते हैं ना कि भैया मोदी का विरोध करो, योगी को लटका दो, योगी को मार दो। जो विदेश से चीज़ें चल रही हैं, अदर कंट्री से जो चीज़ें चल रही हैं कि भैया तू एक काम कर दे, उसे मार दे, तुझे हम 2 लाख रुपए देंगे, कोई कहता है 1 करोड़ देंगे, जा तू कर दे कांड। तो इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं लोग। और जानबूझ के मैं कह रहा हूँ, इतने ऐसे गैंगस्टर लोग हैं ना, हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहते हैं। किसी हिंदू ने अपनी तरफ से, एक बात बताओ, मदरसे पे जाके पत्थरबाजी करी है क्या? क्यों होता है? जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, कहीं भी कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, तो किसने हक दे दिया आपको पत्थरबाजी करना? कौन लोग हैं? उन लोगों से मेरी नफ़रत है, हर मुसलमान से नहीं है। मुसलमान तो हमारे वो भी हैं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। हम कहते हैं, स्वयं कहते हैं, जितना डोनेशन होगा मैं करूँगा उनके लिए, आप जो है वो बनवाओ, स्टेचू बनवाओ उनके लिए, उनके नाम पे आप मस्जिद बनवाओ। नहीं बनवाएंगे लोग। क्यों नहीं बनवाएंगे भाई? उनने इस देश के लिए कितना अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अपने लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, पूरे इस भारत को सब कुछ दिया उन्होंने। ये लोग नहीं कहेंगे। जो अच्छा मुसलमान होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा, उसके लिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। बताओ कोई बात करता हो तो बता दो मुझे। APJ अब्दुल कलाम जो बहुत बड़े आइडियोलॉजी रहे, और परमाणु उन्हीं की देन थी हमारे देश को। क्या ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम करा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर, और इस देश को मजबूत इतना बना गए कि कोई भी देश हमारे समक्ष आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो दिनेश जी, आप बहुत अच्छे विचार रख रखे हैं, और अभी मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी इस पॉडकास्ट को और लंबा करने वाली हूँ। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, दे दो हमें आज़ादी। क्या सरकार को बैठकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए? आज़ादी किस बात की चाहिए? इस देश में रह के आपको इतनी आज़ादी दे दी, आप कुछ भी बोलते हो मुंह से, वो आज़ादी नहीं है क्या? तो फिर हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़बरदस्ती देंगे, फिर मांगोगे नहीं तब भी देंगे, ठोक ठोक के आज़ादी देंगे तुम्हें। लेने वाले तो बनो आप। दिल्ली पुलिस को मैं कह रहा हूँ कि माननीय अमित शाह जी को फिर कहूँगा कि इन्हें छूट दे दो, और इनको इतनी आज़ादी दो, इतनी आज़ादी दो कि इन्हें पाकिस्तान ही छोड़ा है, वहीं आज़ादी मिल सकती है। मतलब इस देश के लोगों को गालियाँ दोगे, इस देश की पब्लिक को बांटने का काम करोगे, आपस में लड़वाने का काम करोगे, वो आज़ादी चाहिए? कौन सी आसमानी किताब को थोपना चाहते हो यहाँ पे? वो आज़ादी चाहिए? जो हमारा इतना हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना पवित्र है, उसको अपवित्र करने का काम ये लोग करते हैं। वो आज़ादी चाहिए क्या? इस देश की जनता को ये अपना मतलब विचारधारा थोपना चाहते हैं, वो आज़ादी चाहिए क्या? तो ये इस देश में वो नहीं चलेगा। हमारा जो सनातन धर्म है बहुत ही पवित्र है, और उसको अपवित्र हम नहीं करने देंगे, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। सर कहते हैं कि जब से बीजेपी आई ना, धर्म की राजनीति ज़्यादा हुई, शिक्षा और रोज़गार के मुद्दों से भटक गया, आज देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वो लोग कह रहे हैं कि इस देश में जो है धर्म की राजनीति भाजपा कर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट तो मुस्लिम बहनें इतनी करती हैं, मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो सपोर्ट करते हैं वो डेवलपमेंट के नाम पे हो रहा है, विकास के नाम पे हो रहा है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं,
उन्होंने मतलब बहुत सारे जो काम किए हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि इस देश में जो कहा है वो तो करा ही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि वर्षों से हिंदुओं की आस्था का विषय था कि राम कब आएंगे, राम कब विराजमान होंगे, क्योंकि इस देश में ना बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहते थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द बने, अयोध्या में विराजमान हों। तो वो जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, क्योंकि देखो पहले पता क्या होता था, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है उसके पास में धारा 370 और राम मंदिर, यही मुद्दा है, 2 ही मुद्दे हैं, इसके अलावा उनके पास मुद्दे नहीं हैं और ये मंदिर बनेगा ही नहीं। फिर विपक्ष वाले कहने लगे राम मंदिर तो बनेगा, तारीख नहीं बताओगे, तारीख कब बताओगे। तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद में सुन लो विपक्ष वालों, तारीख भी बताई थी और आपको इनवाइट भी किया था, आप लोग आए नहीं थे, तारीख भी बताई, भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर भी बना और आज सभी सनातनी इतने खुश हैं, ऐसा मंदिर की हमने पराकाष्ठा भी नहीं करी हो। क्योंकि देखो हम कौन होते हैं और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आदेश था नरेंद्र मोदी जी को, ये प्रभु श्री राम जी ने पहले ही तय कर दिया था कि एक ऐसी सरकार आएगी सनातन धर्म की, एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा, तभी इस देश को राम राज्य की तरफ ले जाने वाला प्रधानमंत्री होगा, जब भी मैं विराजमान हूँगा। आज प्रभु श्री राम जी अयोध्या में विराजमान हो गए। क्या आपको लगता है सर 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर नरेंद्र मोदी को हमारी बीजेपी बदल देगी, प्रधानमंत्री का कोई नया चेहरा आएगा? 2047 का जो शब्द था, मैंने पहले भी कहा था, आपने ध्यान से सुना होगा, जो है 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है विकसित भारत का, और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरा होगा। कोई भी अभी किसी के बारे में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जा रही है। जब तक हमारा जो सपना विकसित भारत का पूरा नहीं हो जाएगा, हम भारतीय जनता पार्टी को जाने भी नहीं देंगे। सर विकसित भारत क्या क्या पढ़ाई शिक्षा ना हो, सिर्फ धर्म हो? नहीं, धर्म की तो हमने बात ही नहीं करी। मैंने ये कहा जो अधर्मी होगा वो मेरा भाई नहीं हो सकता है। जो इस देश में जिसकी जिहादी और आतंकवादी सोच वाला व्यक्ति होगा वो इस देश में ना रहे तो बेहतर होगा, चला जाए खुल के, कोई दिक्कत नहीं। इस देश में बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि रास्ता खुला हुआ है, लेकिन जब रास्ता उधर से बंद है, कोई बाहर वाला व्यक्ति इस देश में नहीं आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो आ गए जो भी छोड़ो, लेकिन वही वाली बात है। तो फिर मैं कहूँगा जो विकसित भारत 2047 का प्रधानमंत्री जी का जो नारा है वो ज़रूर पूरा होगा। इस देश में फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। इस देश में किसी भी तरीके की किसी गरीब व्यक्ति के पास में वो घर से अछूता नहीं होगा, हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा, हर व्यक्ति के पास में सारी सुविधाएं होंगी। वो पहले भी अभी भी कर रखा है मोदी जी ने, हर व्यक्ति को घर, पक्का मकान, हर व्यक्ति को बिजली, पहले आपने देखा होगा लाइट नहीं होती थी, हर व्यक्ति को शौचालय, हर व्यक्ति का खाता, बहुत सारे काम हैं, मैं गिनाने पे आऊँगा, बहुत सारे काम है प्रधानमंत्री जी। सर ये कहते हैं कि पहले तो एलपीजी गैस सस्ती दे दी गई, पर अब दाम महंगे कर दिए कि जिससे गरीब आदमी खरीद ही नहीं पा रहा। इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बड़े नज़दीक से देखा है। जब उनकी माँ जब खाना बनाती थी तो उस धुएं से आँखों से दिक्कत होती थी, और तो और बड़े पैमाने पे जो है बीमारियां उत्पन्न होती थी उससे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये उज्ज्वला योजना ला करके पूरे देश की महिलाओं को जो आंसू बहाती थी वो आंसू रोकने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और रही बात ये है जो सिलेंडर की आप बात कर रहे हो, महंगाई की बात कर रहे हो, महंगाई में आपको पता होगा जब जब जिस देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी का हमें साथ देना पड़ेगा। जितनी भी विदेशी वस्तुएं हैं, जो बनी हुई स्वदेशी वस्तुओं का हमें उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। विदेशी वस्तुओं का हम बिल्कुल भी ना खरीदें तो अच्छा रहेगा। जो खरीद रहे हैं कोई चीज़ है कि नहीं ये मिलेगी नहीं तो बात अलग है, लेकिन हमें सरकार का साथ हमें देना चाहिए, तभी इस देश का विकास और देश का भविष्य की जो नींव रखी है वो पूर्ण होगी। तो दिनेश जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जाति आधारित राजनीति भी
आज भारतीय राजनीति की वास्तविकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जाति में जहर घोलने का काम ये विपक्ष वाले ही करते हैं, और एक दूसरे की जातियों को लड़ाना ये सोचते हैं राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी जिस तरीके से है कि एक दूसरे की जाति को लड़ा के हम राजनीति कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सोच है या उनकी दूरदर्शिता है, हर जाति को उसका प्रतिनिधित्व देना, वो अगर संभव हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। हर उस व्यक्ति को शासन में रखना, सरकार में हर जाति का प्रतिनिधित्व होना, वो अगर कहीं हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए ओबीसी समाज के 27 से ज़्यादा, पहली बार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, 27 से ज़्यादा केंद्र के मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बनते हैं। 11 महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्र में मंत्री बनती हैं। एससी समाज के भी जो है मंत्री बनते हैं। तो उन्होंने हर जाति को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों अन्य देशों के। जिस राज्य में हम यहाँ रह रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री सैनी साहब एक साधारण परिवार से आकर के, एक गरीब परिवार से आके व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है हरियाणा में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और वो भी सैनी समाज के व्यक्ति हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ऐसे हीरे तलाशे हैं, हर वो छोटी जाति से लेकर के अपर कास्ट तक उन्होंने सबको प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। ऐसा कभी पहले कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुआ है। जब मेरी एक बार बात हो रही थी सैनी साहब से, तो वो कह रहे थे कि भाई खट्टर साहब जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनके टाइपिस्ट थे, वो राष्ट्रीय स्वयं संघ में रहे। तो ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कि समय समय पर जनता को, मतलब ऐसे व्यक्तियों को बिठाते हैं वो जो हम सोच भी नहीं सकते। और आज नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, पब्लिक के टच में रहते हैं। मुख्यमंत्री निवास जो है उनके लिए, पब्लिक के लिए हमेशा खुला रहता है, हमेशा सबसे मिलते हैं। क्या नेता को जनता से किए हर वादे का हिसाब देना चाहिए? जो बात आपने कही मुझे लगता है बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास के जो 12 साल जो हुए हैं, आज हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। आज दिल्ली में यमुना घाट की सफाई से स्टार्ट हुई, जिसमें हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी रहीं, और दिल्ली के नवनियुक्त जो है प्रदेश के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी रहे। उन्होंने सारे सांसदों को, सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी कि आप जाके यमुना जी की सफाई करिएगा। तो हम जो नरेंद्र मोदी जी को जो विकास के जो 12 साल हैं, हम जनता के बीच में रख रहे हैं कि उन्होंने जितना जितना जो विकास किया है, चाहे वो गरीबों के लिए अन्न योजना हो, चाहे वो शौचालय का काम किया हो, चाहे हर गरीब व्यक्ति को घर देने का, पक्के मकान देने का वादा किया हो जो हो रहा है, और चाहे वो पेयजल, मतलब हर घर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना। जब हम गांव देहातों में रहते थे तो 1-1 किलोमीटर से हम पानी लेके आते थे साइकिलों से, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने नल जन योजना के तहत हर घर को पानी देने का काम किया है। शिक्षा के बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया है, IIT कॉलेज, इतने सारे कॉलेज उन्होंने बनाने का काम किया है, विश्वविद्यालय बनाने का काम किया हो। हेल्थ को लेकर के उन्होंने जो है आयुष्मान कार्ड योजना, जो कि बड़े पैमाने पर उन्होंने बड़ा काम किया है। जब गरीब व्यक्ति के पास में जब पैसे नहीं होते थे तो पैसे के अभाव में मृत्यु भी हो जाती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख से ज़्यादा तक का उसको जो है फ्री इलाज देने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। वही अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री था तो आयुष्मान कार्ड दिल्ली में रोक दिया था उसने। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई हैं, तो उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग कर दी है, जो 60 साल प्लस हैं उन जो बुजुर्गों को जो है आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उनको कार्ड देने का काम कर दिया उन्होंने। तो ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के काम है। बहुत सारे काम है, किसानों के लिए आय दुगनी करने का काम पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हर किसानों के खाते में उन्होंने सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। ये कौन बताएगा? कांग्रेस ने तो कभी नहीं किया। कांग्रेस तो और जो है किसानों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आज तक उनको कुछ देने का काम नहीं किया। किसान बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो योजना लॉन्च होती है और सीधा जो है किसानों के खाते में पैसा जाता है, ट्रांसफ़र होता है। पहले क्या होता था, अगर ये तो राजीव गांधी जी ने खुद कहा
कि मेरी सरकार यहाँ से अगर 1 रुपये बेचती है तो ज़मीन पे 10 पैसा जाता है, 90 पैसे गायब हो जाते हैं। तो वो सबको पता है, देखो खुद बोल रहे हैं वो तो, इनके नेता खा जाते थे, इनके अफसर खा जाते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी अगर 1 रुपये भेज रहे हैं तो सीधा 1 रुपये जाता है उस लाभार्थी के खाते में। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि किसानों के लिए काम करा, पर किसान आंदोलन भी तो नरेंद्र मोदी के समय में ही सबसे ज़्यादा मैं बता, देखिए मैं फिर कहा आपसे, आंदोलन करना अच्छी बात है, आंदोलन करना भी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है। लेकिन उस आंदोलन के पीठ पीछे क्या हो रहा था वो सबको पता है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने का काम कर रहे थे सबको पता है। और तो और ये वो आंदोलन जीवित है क्या जो लाल किले पर जाकर के किसका झंडा लहराया, सबको पता है। तो इस तरीके की हरकतें एक खुलेआम दिल्ली को एक अलग उस तरीके से जनता को परेशान करना, हाईवे पर बैठ जाना, जाम कर देना, और किस तरीके से खालिस्तानी आए दिल्ली में, क्या माहौल बना रहे थे, कहना नहीं चाहिए मुझे। तो ये बड़ी बहुत ही शर्मिंदगी वाला टॉपिक था। एक किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बरगलाने का काम कर रहे थे। किसान की आय दुगुनी अगर किसी ने की है वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। एमएसपी पे भी नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़े पैमाने पे काम किया है। सर आप, अब मैंने देखा आपकी आईडी में जा करके अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन मनाया गया, 300वीं वर्षगांठ उनकी मनाई गई, पूरे भारतवर्ष में मनाई गई। सर उस मुद्दे पर आप क्या कहें? देखिए, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जब नाम आता है तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे वो पूर्वज हैं और उन्होंने जो ऐतिहासिक जो काम किया इस देश को क्या नहीं दिया उन्होंने। जब उस समय औरंगजेब और बाबरों ने बहुत सारे हमारे मंदिरों को ध्वस्त करने का काम किया था, जिसमें चाहे सोमनाथ हो, चाहे वो महाकालेश्वर हो, चाहे वो अपना यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, ज़्यादातर मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया है। वो सच्ची सनातनी थी और तो और वो सच्ची देशभक्त भी थी और वो सच्ची शासिका भी थी। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि जब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जब नाम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते थे कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जो सच्ची हम श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उनकी जन्म जयंती, 300वीं जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। वो कहते थे कि सच्ची शासिका ये हैं जिन्होंने, मैंने अपने जीवन में उनके संस्कारों को और सच्चा मतलब सत्ता कैसे चलती है वो मैंने ग्रहण किए, और आज नरेंद्र मोदी जी की जो सत्ता है उनके पदचिन्हों पे चल रही है। तो मतलब इतने सारे मंदिर, मतलब 20,000 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करना। आज जब कल्की देव की बात करते हैं, भगवान कल्की देव के अवतार लेंगे तो उसका भी जीर्णोद्धार करने का काम लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया। पढ़ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने उस समय व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो रास्ते नहीं होते थे, जंगल होते थे, निकालने का रास्ता उन्होंने अपने जितने भी खजाने से जो पैसे थे उन्होंने जो है जन भावनाओं और पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित में काम करने के लिए उन्होंने काम किए। न जाने अनगिनतन कुएं बावड़ी का निर्माण करना उस समय 17वीं शताब्दी में, उस समय उन्होंने अनगिनतन धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बावड़ी घाट बनवाए। हरिद्वार में आप जाएंगे तो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का घाट मिलेगा। बहुत सारी जगह उन्होंने काम किए। आप केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ पे जीर्णोद्धार करने का उन्होंने काम किया है। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उन माँ की संतान हैं जिस शासन में उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे परिवार का भी व्यक्ति जनता को कोई परेशान करेगा या फिर कोई भी चीज़ आएगी तो उसके लिए उन्हें शासिका ऐसे ही नहीं कहा जाता था, उन्होंने न्याय की देवी उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है, पुण्य श्लोका उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उसके पीछे साइंटिफिक अगर जाएंगे हम तो बहुत सारे उनके इतिहास में बहुत सारी चीज़ें वक्तव्य में मिल जाएंगे। जब उनका गाय माता एक थी तो गुजर रही थी रास्ते से, तो उनका बेटे का रथ जा रहा था, गाय का बछड़ा मर जाता है उनके रथ से, चूक हो जाती है जो भी, क्योंकि उस टाइम कोई इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो होते नहीं है, ठीक है, हो गया। तो वो गाय माता सुनने में आता है कि उनके दरबार में जाती है
न्याय मांगने के लिए। जब न्याय मांगने के लिए जाती हैं तो उन्हें माता को पता चलता है कि बछड़े की मृत्यु हो गई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उन्होंने न्यायप्रिय ऐसे ही नहीं कहा जाता, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से गाय का बछड़ा मरा है उसी तरीके से मेरे बेटे को भी भयानक मृत्यु दी जाए, क्योंकि उनका आदेश कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था उनके आदेश को मना करे। लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल। जब उसको बांध दिया गया और हाथी के पाँव से ऐसे बताते हैं कि उसे कुचलने की, वो जब चल रहा था, हाथी चल रहा था, तो गाय माता आ गई सामने। उसके गाय माता के आंखों से आंसू थे कि मेरा बेटा तो बिछड़ गया मुझसे, लेकिन एक माँ की कोख बिछड़ना मैं अपने आंखों से नहीं देख सकती, तो उसे छोड़ दिया था, क्योंकि एकमात्र एक पुत्र था इनका। जब खाड़े राव जी जब एक्सपायर हुए, जब गए, क्योंकि आप देखेंगे कि उनके ससुर साहब की ही इच्छा थी, क्योंकि वो बहुत शिव जी की परम भक्त थी, वो हमेशा उनके शिवलिंग रहता था। तो जब उनकी डेथ हुई, डेथ होने के बाद में उनके पति जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उस टाइम सती प्रथा की बात चलती थी, सती प्रथा होती थी महिलाएं। तो जब जा रही थी तो लोगों ने कहा कि अब इस राज्य की बागडोर कौन संभालेगा, क्या करे। उस टाइम की परिस्थितियां रहीं, तो माँ से आग्रह किया सबने। तो फिर ये था कि भाई उन्होंने शिव जी को साक्षी मानते हुए, शिव जी का आदेश मानते हुए उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली और उन्होंने अभूतपूर्व काम किए। तो कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा कि एक ऐसी देवी जिस कुल में हमने जन्म लिया है, तो मुझे तो बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जो महान शासिका हैं, आज हर बेटी को उनकी तरह बनना चाहिए, हर माँ बेटी को जरूर बनना चाहिए। क्योंकि हम कई बार हम राजनीतिक लोग हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं, लेकिन उनसे सोचना चाहिए, उनके लिए जनता जनार्दन पहले था। तो ऐसा ही हर बेटी को होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, जैसे मैं पहले भी आपको काफ़ी जानती हूँ, अब भी जानती हूँ। सर लास्ट में आप कोई देशभक्ति गीत सुनाइए। देखिए देशभक्ति गीत तो नहीं आता है, लेकिन मेरे खून में, खून का एक एक कतरा मैं अपने देश के लिए समर्पित करता हूँ। और मैं राजनीति में इसीलिए नहीं हूँ कि मैं राजनीति का रास्ते से कि हम सत्ता की तक जाएंगे, मेरी कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आने वाले समय में ये बनूंगा वो बनूंगा, मेरे दिमाग में है भी नहीं है। मैं इतने साल से राजनीति कर रहा हूँ, मैं प्रदेश की राजनीति में 3 बार रहा, 2 बार उपाध्यक्ष और 1 बार प्रदेश का मंत्री भी रहा। हमारे मन में नहीं आता, ना मैंने आज तक टिकट मांगी किसी से। लेकिन मैं राजनीति में इसलिए हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट के काम है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ कि वो हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के जो आइडियोलॉजी है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और भगवान से भी यही प्रार्थना है कि, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व आज तक हमने नहीं देखा है। और दूसरा व्यक्तित्व आपने फिर अगर हम बात करेंगे तो कहते थे ना कि एक तो श्री राम जी और एक थे हनुमान जी। हाँ जी। तो हनुमान जी ना थोड़े वैसे टाइप के थे कि भाई असुरों को और उनको सबका सर्वनाश करना, ये वो। तो हनुमान जी हमारे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने ना जो काम किए हैं वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, कई बार ना लोग कह देते हैं कि अरे ऐसे हो गया, लोग बातें करते हैं, तो सर खत्म होगा। मैं बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि भाजपा ना मुस्लिम विरोधी है। मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं, आतंकवाद विरोधी है। और जितने भी भूमाफिया हैं, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, ये समझो कि एक सिंडिकेट था ये, और उस सिंडिकेट को ख़त्म करने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। अतीक अहमद जैसे खुखार आतंकवादी खुलेआम बंदूक की नोक पर वहाँ पे ज़मीन हथियाना, वहाँ की पब्लिक के घर हथियाना, ये उसका काम था। आज मिट्टी में मिला दिया उसे। जितने भी गैंगस्टर थे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा जो भूमाफिया, अब फिर यही वाली बात आएगी भैया हिंदू और वो, ऐसे तो वो शर्मा एक था कानपुर का, विकास शर्मा। तो उसको भी दर्दनाक मौत देने का काम उन्होंने किया है। तो इसलिए मेरे
योगी आदित्यनाथ जी आइडियोलॉजी है मेरे लिए, मेरे दिल में बसते हैं, हम कई बार फॉलो करते हैं उन्हें। उत्तर प्रदेश में जो काम उन्होंने किए, मैं कहता हूँ पूरे देश में लागू होना चाहिए। दिल्ली में भी होना चाहिए, हरियाणा में भी होना चाहिए, पंजाब में भी होना चाहिए। जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जी को जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे मुझे लगता है कुछ सीखना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, हाँ। जैसे उत्तराखंड में भी हो रहा है, तो ये भी मुख्यमंत्री जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है अगर हिंदू गलत करेगा तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और जब से ना मुझे लगता है बुलडोजर की ना खरीदारी भी ज़्यादा हो रही है। तो अच्छा है। आज आप मेरे सामने बैठे हैं दिनेश भाई, और आप पर एक गाना सूट करता है जो मैं आपको डेडिकेट करती हूँ। जीत की हवस नहीं, किसी का कोई वश नहीं, ये जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मतलब ये गाना मेरे को पूरा आता नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, संघ का गीत है तो ये आप पर बहुत अच्छे से सूट करता है, बहुत अच्छे से सूट करता है। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय, वंदे भारत, भारत माता की जय, जय माता दी।